एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है ऑर्चिड फार्मा। इस वीडियो में हम लोग ऑर्चिड फार्मा के बारे में बात करेंगे, इसका पूरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन, टारगेट प्राइस, रिजोल्यूशन प्लान के बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये 11,000% का रिटर्न इसने कैसे दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन इसी कंपनी ने पिछले साल 99% का लॉस भी दिया है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑर्चिड फार्मा के बारे में जानेंगे, पूरी की पूरी कंपनी की कहानी जान लेंगे, जितना कंपनी का चिट्टा बिट्टा है सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको ऑर्चिड फार्मा से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह के फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग आपको बता सके। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। अब हम क्या क्या जानेंगे, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान के बारे में जानेंगे, शेयर एक्सटिंग्विशमेंट रिडक्शन, व्हाई इट राइज 13,000 टाइम्स। यहाँ पे अभी 11,000 टाइम्स है, बट अभी ये 13,000 टाइम्स हो चुका है। वैल्यूएशंस, फिनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनल थॉट्स एंड ओपिनियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा के बारे में, तो ऑर्चिड फार्मा एक यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एपीआई कंपनी है। ठीक है, ये एपीआई सेगमेंट बनाती है और फिनिश डोजेज यहाँ पे बनाती है। फिनिश डोसेज मतलब जो आप फाइनली जो अपन टैबलेट्स वगैरह खाते हैं वो सब बनाती है। और एपीआई जो एक इनका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे दवाइयों की कंपनी का, ये बनाती है। इनकी प्रेजेंस 40 कंट्रीज़ में है। ठीक है, और इनका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, चेन्नई के अंदर यहाँ पे इन लोग का एक R&D फैसिलिटी है और ये सारी चीज़ें इनकी यहीं पे ही है। सो चेन्नई बेस्ड ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब हम जानते हैं कंपनी के रिजोल्यूशन प्लान के बारे में। अच्छा भैया, रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है? देखो, रिजोल्यूशन प्लान उन कंपनीज़ के साथ होता है जिसके अंदर यहाँ पे डेब्ट हो जाती है और वो डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो उनको यहाँ पे आईबीसी, एक जो कंपनी का कंपनी लॉ के अंदर एक यहाँ पे कोर्ट होता है आईबीसी, उसके अंदर भेज दिया जाता है और वहाँ पे उसका रिजोल्यूशन किया जाता है। मतलब डेब्ट, जो डेब्ट बढ़ जाती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको रिजोल्यूशन कहते हैं और उस सॉल्यूशन को रिजोल्यूशन प्लान कहा जाता है। तो ऑर्चिड फार्मा चालू करी थी मिस्टर KR राव ने। ठीक है, बट अभी उसकी डेब्ट बढ़ गई, वो कंपनी चुका नहीं पाए, वो प्रमोटर्स चुका नहीं पाए, तो धानुका लेबोरेटरीज ने इसको एक्वायर कर लिया। और किससे एक्वायर किया? ऑब्वियसली लेंडर से एक्वायर करेंगे, क्योंकि जैसे ही कंपनी का डेब्ट बढ़ गया तो कंपनी का कंट्रोल लेंडर्स ने ले लिया और उसके बाद यहाँ पे धानुका लेबोरेटरीज ने इसको एक्वायर किया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कंपनी के कुछ रिजोल्यूशन प्लान के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो इसका डेब्ट था, करीबन 3200 करोड़ रुपए का डेब्ट था, उसके अगेंस्ट जो कंपनी ने पेमेंट किया है वो 1187 करोड़ रुपीज़ का किया है। ठीक है, धानुका लेबोरेटरीज ने इसको 1187 करोड़ रुपीज़ में एक्वायर किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने रुपए क्या क्या खर्च किया गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपनी में कितना अमाउंट लेके आई धानुका, यहाँ पे 610 करोड़ रुपए वो खुद कैश लेके आई है। और बाकी जो कंपनी के अंदर जो कैश था उसको यूज़ किया है 577 करोड़। और ये कहाँ लगाया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, CIRP वगैरह वगैरह। अगर आप देखेंगे फिनेंशियल क्रेडिटर्स को यहाँ पे कंपनी ने कितना दिया है, तो 1106 करोड़ रुपए दिया है। तो मतलब 3200 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में यहाँ पे केवल 1106 करोड़ ही कंपनी को मिला है। ठीक है, मतलब बैंक्स को मिला है। अब अगर आप देखेंगे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया है, तो यहाँ पे आप देखो, धानुका लेबोरेटरीज जो 610 करोड़ रुपए लेके आई थी, उसमें से करीबन यहाँ पे 400 करोड़ तो इसके अंदर लगाए गए हैं। ठीक है, 40 करोड़ यहाँ पे इक्विटी शेयर में लगाए गए हैं और CIRP में 42.7 करोड़ लगाए गए और यहाँ पे उसके अलावा 143 करोड़ रुपीस यहाँ पे इसमें लगाए गए। तो ये सारा इनका कंपनी का पूरा पैटर्न है। 427 करोड़ और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कुल मिला के 610 करोड़ रुपए का यहाँ पे कुल मिला के चिट्टा बिट्टा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के कंपनी ने डिबेंचर वगैरह भी खरीदे थे और ये सारी सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के लैंडर्स कौन कौन से थे, तो SBI, BOI, PNB, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI, यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक थी। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई है, जिसका मतलब है 99% शेयर कैपिटल यहाँ पे ख़त्म कर दी गई। मतलब जो आईबीसी से पहले यहाँ पे शेयर होल्डर्स थे, उनकी यहाँ पे स्टेक को ज़ीरो कर दिया गया है। यही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो का पार्ट है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो पुराने लोग थे
जो आईबीसी से पहले शेयर होल्डर थे उनका यहाँ पे लॉस हो चुका है, 99% वेल्थ उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, वो सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के टाइमलाइन के बारे में जानते हैं। अक्टूबर 2017 में इसको आईबीसी में लिया गया। फिर सितंबर 2018 में इंजन कैपिटल नाम की यूएस फर्म ने यहाँ पे बिड किया था, बट यहाँ पे फरवरी 2019 में क्या होता है कि कंपनी वो पैसा नहीं दे पाई इंजन कैपिटल, तो उसको वापस आईबीसी में भेज दिया गया। मई 2019 में यहाँ पे धानुका लेबोरेटरीज की बिड को अप्रूव किया गया बैंक द्वारा। जुलाई 2019 में इसकी इक्विटी शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग बंद कर दी गई बिकॉज ऑफ आईबीसी। फिर फरवरी 2020 में यहाँ पे जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजोल्यूशन प्लान धानुका के एक्विजिशन के अगेंस्ट केस थे उन सबको डिसमिस किया गया। मार्च 2020 में कंपनी का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, ठीक है, और नया पूरा बोर्ड बनता है, और नवंबर 2020 में इनके शेयर्स लिस्ट होते हैं। आज की तारीख में जो पूरा मैनेजमेंट है वो धानुका लेबोरेटरीज के कंट्रोल में है, और जो पूरा बीओडी है वो भी धानुका लेबोरेटरीज का है। अगर आप देखेंगे शेयर एक्सटिंग्विशमेंट वगैरह कैसे हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी क्या हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में प्रमोटर्स का जो स्टेक है, धानुका का जो स्टेक है वो करीबन 98% है, ठीक है, और उसके अलावा 98% के अलावा यहाँ पे लैंडर्स का स्टेक 1.19% है और रिटेल इन्वेस्टर 0.51% स्टेक है। तो ये सारा पूरा स्टेक है। अभी 98% स्टेक जिसको दिया गया है धानुका को, तो पहले भी कंपनी में किसी का 100% स्टेक होगा, मतलब उन 100% वाले लोगों को यहाँ पे 2% में कन्वर्ट किया गया, और फिर जो नया शेयर होल्डर आया धानुका उसको 98% दिया गया, मतलब 100 को किया गया 2% में कन्वर्ट, और यहाँ पे नए शेयर होल्डर को 98% देने के लिए बाकी जो 100 थे उनको 2% में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मतलब उनके शेयर्स को यहाँ पे एक्सटिंग्विश कर दिया गया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ। देखो अभी 98% के लिए यहाँ पे 99% यहाँ पे शेयर कैपिटल को एक्सटिंग्विश किया गया। अगर आप देखोगे ये कंपनी का डिस्क्लोजर है, जहाँ पे कंपनी के करीबन 8 करोड़ 89 लाख शेयर्स थे। अगर आप देखोगे 8 करोड़ 89 लाख शेयर्स को यहाँ पे केवल 4 लाख शेयर कर दिया गया, मतलब बाकी जो बचे कुछ शेयर है वो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये पूरा शेयर रिडक्शन है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बहुत सादी भाषा में बताऊं, अगर मेरे पास 218 शेयर थे ओल्ड ऑर्चिड फार्मा के, तो अब मेरे को नई ऑर्चिड फार्मा में केवल 1 शेयर मिला है, ठीक है। ये बिल्कुल हुआ है लोगों के साथ, जो अगर यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा में पुराने शेयर होल्डर है ना, उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो देखो 24 जुलाई जो आखिरी दिन था जिस दिन इसकी डीलिस्टिंग हुई थी, उस दिन धानुका नहीं बल्कि इसका ऑर्चिड फार्मा का भाव था 1188 रुपये, ठीक है। मेरे पास 218 शेयर थे, मेरी जो वैल्यू थी, ठीक है, वो थी 2,58,000। अब क्या हुआ, 217 शेयर तो कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि वो आईबीसी में 98% स्टेक देना था धानुका को, तो वो शेयर कैंसिल हो गए। तो मतलब 218 में से 217 शेयर को एक्सटिंग्विश और कैंसिल कर दिया गया। अब कितने शेयर बचे मेरे पास? 1 शेयर बचा। ये वापस लिस्ट कब होता है? ये लिस्ट होता है यहाँ पे 18 नवंबर को, नवंबर 2020 में लिस्ट हुआ था 18 रुपये के भाव पे, ठीक है। अब वो 18 रुपये का जो शेयर है वो आज भाव हो गया है उसका 2183 रुपीज़ हो चुका है। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, पहले जहाँ पे मेरे पास 218 शेयर थे 2.5 लाख रुपए के, अब मेरे पास 1 शेयर रह गया 2183 रुपीज़ का। तो अगर आप देखोगे तो मेरे 2.5 लाख रुपए अब यहाँ पे 2000 रुपये में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, आप किसी भी तरह की जो कंपनीज आईबीसी में है उनमें अपना पैसा मत लगाइए, ठीक है ना। आप लोग ने सबसे सुना होगा, सब न्यूज़ मीडिया में सुना होगा कि भैया 18 रुपये से 2000 रुपये हो गया, पर भैया उनकी भी तो सुनो जिनके यहाँ पे 2.5 लाख रुपए से 2000 रुपये हो गया। ये सारा जो डिस्कशन है ना, ये हमारा कोई ऐसा कुछ हम हवा में नहीं बोल रहे, ये कंपनी का डिस्क्लोजर है जहाँ पे लिखा गया है कि कैसे शेयर रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं रिडक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई है। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी कंपनी में हुआ है, तो रुचि सोया में हुआ था जहाँ पे 100 को 1 में कन्वर्ट किया गया था, और आलोक इंडस्ट्रीज में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब आप पूछेंगे कि ऐसा और किस किस में हो सकता है, तो हम पहले ही बच जाए, तो भैया जेट एयरवेज और डीएचएफएल में हो सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं जेट एयरवेज और डीएचएफएल से रिलेटेड ये वाली वीडियोस जिसमें हम लोग ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है, तो मैं आपको उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ये समझिए कि जो लोग बाग बोलते हैं ना कि भाई मैं अगर पहले से ले लेता तो माला माल हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, उनको 99% का नुकसान होता है। ये आईबीसी का लॉ है और इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये तो और कुछ नहीं बल्कि अगर आप देखोगे तो ये डीलिस्टिंग भी हुआ है, ठीक है। डीलिस्ट हुआ मतलब अगर जिस टाइम में ये 26 जुलाई को यहाँ पे 24 जुलाई 2019 में ये डीलिस्ट हुआ, नवंबर 2020 में आके इसको रीलिस्ट किया गया। उतने टाइम में अगर आप किसी और फार्मा कंपनी में लगाते तो करीबन 12% का आपको रिटर्न मिलता,
ठीक है। लेकिन आपके साथ क्या हो गया, आपका तो उल्टा 99% वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। अब लोग बाग पूछना चाहेंगे भैया 18 रुपये से ये 2300-2400 रुपये का भाव कैसे चला गया। इसके पीछे बिल्कुल एक सिंपल रीज़न है जिसका नाम है यहाँ पे कम शेयर्स। अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर यहाँ पे जो ये कंपनी के वो है, ये कंपनी के टोटल नंबर शेयर्स है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें से कितने लॉक इन है शेयर्स, इतने सारे शेयर लॉक इन में पड़े। लॉक इन का मतलब क्या होता है, देखो जो भी अभी नया इन्वेस्टर आया ना धानु का, उसके शेयर करीबन यहाँ पे अभी 12 महीने तक तो बिल्कुल लॉक इन में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग 12 महीने तक ये शेयर अपने नहीं बेच सकते, तो प्रमोटर अपना शेयर बेच नहीं सकता। तो अब बाजार में शेयर कितने बचे, केवल 4,16,000 शेयर बचे बाजार में जो यहाँ पे ट्रेड किए जा सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कितने शेयर्स की अभी तक ट्रेडिंग हुई है, तो केवल 1,12,000 शेयर्स की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। अगर आप इसका दिन का वॉल्यूम देखेंगे ना, तो 700-800 शेयर भी मैक्सिमम ट्रेड हो पाते हैं दोनों स्टॉक एक्सचेंज मिला के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो इसके जो शेयर है करीबन यहाँ पे 4 करोड़ शेयर में से केवल 4 लाख शेयर है। उन 4 करोड़ शेयर में से 4 लाख शेयर है, उन 4 लाख में से केवल अभी 1,12,000 की ट्रेडिंग हुई है। तो आप समझिए इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। तो इस डिमांड फैक्टर से, क्योंकि शेयर ही बहुत कम है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे कंटिन्यू शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। और क्या हो रहा है, साथ में जो अपर सर्किट लग रहा है वो लोगों को और यहाँ पे बोलता जा रहा है, मतलब और लोगों को यहाँ पे लोगों के उसमें अटेंशन क्रिएट कर रहा है कि आप इसको खरीदो खरीदो। तो कुल मिला के अपर सर्किट और यहाँ पे जो कम शेयर्स के कारण यहाँ पे लगातार अपर सर्किट लग रहा है। उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है, यहाँ पे धानुका में जो ऑर्चिड फार्मा धानुका की कंपनी है, उसके अंदर जो ये बढ़ रहा है, उसके पीछे एक और रीजन है धानुका का मैनेजमेंट। अब क्या हो गया, ऑर्चिड फार्मा पहले जो डेप्ट वाली कंपनी थी, अब वो बहुत उसका डेप्ट वेप्ट सब खत्म हो गया है, नया मैनेजमेंट आ गया है, कंपनी का बिजनेस ओवरऑल हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जो लोग बाग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इसमें अब इसलिए भी पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कंपनी के फॉर्च्यून्स बदल देंगे, कंपनी का फ्यूचर अब बदल जाएगा क्योंकि कंपनी के ओनर बदल गए। जैसे कि आपने देखा होगा रुचि सोया के केस में हुआ था। रुचि सोया में क्या हुआ, जैसे पतंजलि ने एक्वायर किया तो वो 18 रुपये का शेयर सीधा 1600-1700 रुपये चला गया, पर अभी आप देखोगे तो वापस वो आ गया है, ठीक है ना। तो वापस अभी वो 600-700 750 के भाव पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप कभी भी इस तरह की कंपनियों में पैसा मत लगाओ, ठीक है ना, इनमें ट्रेड ना ही करें तो अच्छा होता है। और उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी के कम शेयर होने के कारण ये सारी चीज़ें होती है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, तो देखो भैया वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड नहीं है। वैल्यूएशन जस्टिफाइड कैसे नहीं है, देखो कंपनी का अभी करीबन 26 मार्च का मैं बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन था 9,000 करोड़ रुपीज़। कंपनी के लिए जो बिड किया गया था 1490 करोड़ रुपए लगाए थे इन लोग ने, इंजन कैपिटल ने। धानुका ने जो बिड किया है वो करीबन 1187 करोड़ रुपीज़ है, यहाँ पे 1106 करोड़ लिखा हुआ है, बट एक्चुअल अमाउंट 1187 करोड़ रुपीज़ है। और जो कंपनी की नेटवर्थ है वो 979 करोड़ है। मतलब आप एकदम सिंपल सी चीज़ समझिए, कंपनी की जो एसेट की वर्थ है वो 979 करोड़ है, उसके अगेंस्ट आप पैसा कितना दे रहे हो, आज 9,000 करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई है। और धानुका ने कितने में लिया था, करीबन 1100 करोड़ रुपए में, 1100-1200 करोड़ रुपए में इसको अक्वायर किया था। तो इससे क्या होता है कि अभी आप देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशियो जो इसका हो जाता है वो 10 हो जाता है, ठीक है। और एनएवी पर शेयर कितना आता है, 240। मतलब जिसका वर्थ ही 240 है उसके लिए आप अब यहाँ पे 2400 रुपये का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो आप दे रहे हो, तो इस कारण यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब अगर आप पूछेंगे कि भैया कंपनी कमा भी तो रही है, अरे कौन सी कमा रही है, कंपनी कुछ भी रुपया नहीं कमा रही है। कंपनी का जो पिछले 12 महीने का यहाँ पे ईपीएस है वो 144 रुपीज़ है। अब आप समझो, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी कंपनी में शेयर लगा रहे हो, एक ऐसी कंपनी में यहाँ पे पैसा लगा रहे हो जिसके अंदर भाव उसका 240 की वर्थ है, उसके लिए आप दे रहे हो 2400 रुपये। और वो 2400 रुपये आप किस बात के लिए दे रहे हो, क्या कमाने के लिए आप दे रहे हो, कमाने के लिए नहीं, आप 144 रुपये गंवाने के लिए दे रहे हो। मतलब जिस कंपनी की वर्थ थी 240 रुपये, पहले आप उसमें 2400 रुपये दे रहे हो और फिर आप उसको वो 2400 रुपये लगाने के बाद भी क्या हो रहा है, कंपनी 144 रुपये गंवा रही है। तो इस तरह की वैल्यूएशंस है कंपनी की। तो ये मैं क्लियरली आपको बोलूँगा कि आप इससे दूर रहें और ये जो कंपनी है इसमें आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम देखेंगे कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का जीपीएम है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, लगातार गिरता आ रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अब लो में चला गया, क्यों, क्योंकि कंपनी अब लॉस में हो गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कुछ बचा नहीं क्योंकि नेट प्रॉफिट है नहीं। क्वार्टरली सेल्स अगर आप देखोगे तो कंपनी की लगातार गिरती आ रही है। तो ये पूरी जो परफॉर्मेंस है ये अभी भी यहाँ पे डाउन टर्न में चल रही है। उसी के अलावा अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करें तो यहाँ पे जो सेल्स है, जहाँ पे
पहले सितंबर 2011 में 466 करोड़ की सेल्स हुई करती थी, अब 103 करोड़ की सेल हो रही है, ठीक है। और आप देखोगे तो लगातार ये जो सेल्स का पैटर्न है ये गिरता आ रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी का जो सेल्स और एक्सपेंसेस में गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है ना। अभी 108 करोड़ रुपए का खर्चा किया है कंपनी ने दिसंबर उसमें। तो इस कारण क्या हुआ, जहाँ पहले ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे 26% हुआ करता था, अब वो नेगेटिव चला गया 5% में। कंपनी का इंटरेस्ट जरूर कम हुआ है क्योंकि कंपनी की आईबीसी के कारण कंपनी की डेप्ट कम हो गई है, डेप्रिसिएशन वगैरह कंपनी को लग रहा है, वो सब चीज़ें ठीक है। टैक्स लगता नहीं क्योंकि कमाते नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो ये ईयरली प्रॉफिट का सिनेरियो है, जहाँ पे 1300 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, अभी केवल मार्च 2020 में 500 करोड़ की हुई है। अब मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग को कि देखो आने वाले टाइम में इसमें पैसा नहीं होगा, देखो कंपनी को नया ओनर मिला है, नया बिजनेस मिला है, तो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कंपनी के जो बिजनेस में आप देखोगे तो प्रॉफिट में जरूर टर्न होगी। कंपनी ने अपने जो लास्ट इंटरव्यू और मैनेजमेंट ने जो बताया, उन लोग का जो टारगेट है 2022 मतलब जो अगला जो फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है, इसमें EBITDA यहाँ पे उनको कंपनी को प्रॉफिटेबल लेके आना है, ठीक है ना। तो उनको ऑपरेशनल प्रॉफिट को यहाँ पे, अभी जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है यहाँ पे जो 23 करोड़ लॉस में आए, तो इसको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है ना। तो उन लोग का भी नेट प्रॉफिट का टारगेट नहीं है, उनका EBITDA प्रॉफिट का टारगेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कंपनी की वैल्यूएशंस है वो इसको जस्टिफाई नहीं करती है। मैं मानता हूँ कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे मार्च 2021 के रिजल्ट भी देख लेंगे तो उसमें आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड ही दिखेगा, बट जो कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आ रही है, रोज 5-5% मतलब सर्किट मार रहा है, तो आप मतलब समझिए कोई कंपनी को कुछ ऐसा खतरनाक बिजनेस नहीं मिल रहा है। 5-5% अपर सर्किट मार रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को रोज कुछ करोड़ों रुपए का नया नया बिजनेस मिल रहा हो, रोज करोड़ों रुपए की सेल्स हो रही हो, ऐसा तो होता नहीं है कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जहाँ पे पहले बोरोइंग्स 3200 करोड़ की थी, अब इसको कम कर दिया गया है 564 करोड़, और फिर अब हो गया है 437 करोड़। तो इस तरीके से आईबीसी में इन कंपनीज को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने नेटवर्थ की बात करी थी जो 979 करोड़, तो वो नेटवर्थ यहाँ से आई है, ठीक है। 938 + 41 को मैंने किया तो यहाँ पे 979 करोड़ की नेटवर्थ आ गई है। उसी के अलावा कंपनी की लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी के जो ऑडिटर हैं उन लोग ने 2-3 चीज़ों पे यहाँ पे सवाल उठाए। कंपनी ने एक तो इम्पेयरमेंट अभी तक फिक्स्ड एसेट्स पे बुक नहीं किया है। फिक्स्ड एसेट पे इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक मशीन वगैरह खराब हो जाती है तो उसकी यहाँ पे बुक वैल्यूएशन कम हो जाती है। अगर वो मतलब जंग वंग लग जाए, एक तरीके से बहुत सादी भाषा में बोल रहा हूँ, जंग वंग लग जाती है तो आप मशीन खराब हो गई, आप उसकी बुक्स में वैल्यू कम करोगे, तो कंपनी ने अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं की है। और ऐसा ही एक केस हुआ था आलोक इंडस्ट्रीज के केस में, जहाँ पे एक क्वार्टर के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारा एक्सेप्शनल लॉस हुआ था, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या हुआ था, वो एक्सेप्शनल लॉस का वजह क्या थी, इम्पेयरमेंट। तो अगर इस तरह के इम्पेयरमेंट अभी जो ऑडिटर बोल रहे हैं कि कंपनी ने नहीं किया है, और अगर जब कंपनी करेगी तो आपको नेट लॉस है ना वो और ज़्यादा दिख सकता है, क्योंकि वो एकदम एक्सेप्शनल होगा। क्योंकि रोज़ रोज़ तो कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कराएगी नहीं, और रोज़ रोज़ कंपनी उस पर इम्पेयरमेंट बुक करेगी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लोज जो कंपनी के हैं वो काफ़ी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर आप देखोगे तो कैश फ्लोज मार्च 2020 के हैं। फिनेंसिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश फ्लो है। नेगेटिव मतलब इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने पेमेंट वगैरह किया। 167 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, मतलब कंपनी ने कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं, ठीक है। अगर आप देखिए रिटर्न फ्रंट पे, तो कंपनी का जो रिटर्न फ्रंट पे अगर आप ROE देखोगे तो 104% नेगेटिव है, और ROCE 6% नेगेटिव है। ओवरऑल हर तरफ से कंपनी की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या करना चाहिए। फाइनल थॉट्स एंड ओपिनियन में मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल आप अवॉइड कर लो, और पार्शियल गेन्स यहाँ पे बुक करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जिस दिन लोअर सर्किट मारेगी ना, फिर लगातार लोअर सर्किट मारेगी। अगर आपको मैं बताऊं तो रुचि सोया में होता था। रुचि सोया में क्या होता था, 10-15 दिन लगातार अपर सर्किट लगता था, फिर क्या होता था, जिस दिन लोअर सर्किट लगना चालू हुआ फिर वापस 10-15 दिन तक लगना था। तो अभी अगर इस तरह के ट्रैप से बचना है, अभी देखो कंपनी का जो आप शेयर प्राइस का मूवमेंट देखोगे तो इतना खतरनाक शेयर प्राइस मूवमेंट है, ये लगातार बढ़ ही रहा है, कभी गिरा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जिस दिन गिरना चालू होगा ना, उस दिन बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ये मत बोलना कि भैया हमने तो 2400 रुपये में खरीद रखा था, अब यहाँ पे भाव 2000 आ गया। बिल्कुल आ सकता है 2000, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका भाव 2000 या 1800 रुपये नहीं आ सकता, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रेश बाइंग तो मत करो, कम से कम
ठीक है, इस भाव पे तो बिल्कुल मत खरीदो। आप जरूर थोड़ा बहुत होल्ड करके रखो और देखते रहो, मोमेंटम के साथ चलते रहो। रोज एक एक 2-2 शेयर, मैं मानता हूँ आप लोग के पास ज़्यादा शेयर होंगे भी नहीं, किसी के पास 10 शेयर होंगे, किसी के पास 20 शेयर होंगे, क्योंकि बाजार में शेयर ही बहुत कम है। तो रोज एक एक 2-2 शेयर बेचने की कोशिश करो और अच्छा खासा जिनने प्रॉफिट कमा लिया है वो यहाँ पे मस्त रहे, अपना प्रॉफिट बुक करें और बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है उनमें लगाएं। ये एक बहुत ही नॉर्मल कंपनी है, बस इसमें एक मोमेंटम चल रहा है कि शेयर कम है, वैल्यू भाग रहा है तो भाग रहा है, लेकिन जब जब अपर सर्किट लगता है तो कभी ना कभी लोअर सर्किट भी लगते हैं। आपने देखा होगा एक अपर सर्किट के बाद एक लोअर सर्किट जरूर आता है, ठीक है ना। तो ये सारे सेशन है। दूसरी बात ये है जो किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से एक कंपनी को अपने प्रमोटर को स्टेक को यहाँ पे 75% पे लाना पड़ता है 3 साल के अंदर, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो कंपनी के अभी प्रमोटर्स है धानु का, उनका 98% स्टेक है। उनको अगले 12 महीने में, मतलब 12 महीने कब खत्म होंगे, नवंबर 2021 में कंपनी को अपने प्रमोटर को यहाँ पे स्टेक डिक्रीज करना पड़ेगा। स्टेक कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो अभी जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से करीबन यहाँ पे 5 से 10% यहाँ पे स्टेक कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12 महीने में कंपनी को अपना स्टेक यहाँ पे कम करना पड़ेगा प्रमोटर्स को। तो जब प्रमोटर बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट उसमें क्या है, नवंबर 2021 में भी बहुत टाइम है, उससे पहले तो बहुत कुछ हो जाएगा कंपनी में। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जब प्रमोटर बेचेगा तो ये भी एक नेगेटिव खबर है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, रुचि सोया के अंदर क्या हो रहा है, रुचि सोया में भी प्रमोटर स्टेक ज़्यादा है, तो कंपनी क्या कर रही है, बाबा रामदेव IPO लेके आएंगे। अब IPO लाएंगे तो IPO लाना है तो IPO क्या होगा, अब आप देखोगे 1600-1700 के भाव पे तो IPO आएगा नहीं। अभी उसका भाव टूट के कितना आ गया, 800 750 रुपये कुछ चल रहा है, तो वो उस भाव पे ही आएगा। तो आप समझिए धानु, अगर आप देखेंगे तो ऑर्चिड में भी तो ऐसा हो सकता है ना, अभी भाव 2400 रुपये चल रहा है, कल को टूट फाट के 1600 रुपये आ गया या फिर और 1200 रुपये तक आ गया, तो IPO तो इसी भाव पे आएगा या प्रमोटर भी इसी भाव पे बेचेंगे। IPO तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये तो लिस्टेड है, ठीक है, मतलब वो लोग भी IPO नहीं ला रहे हैं, वो लोग भी FPO लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंपनी जब भी अपना स्टेक बेचेगी तो कोई बड़े इन्वेस्टर को बेचेगी, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इस भाव पे तो पैसे लगाने से रहा, तो उन लोग को कम भाव पे बेचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह के फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और अगर आप सभी को किसी भी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे चैनल की फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ पे। देखिए, तो ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग इसी तरह के यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं 20-20 मिनट के, लेकिन कंपनी के बारे में सब कुछ बता देंगे, ये हमारी गारंटी होती है, ठीक है। इसी के अलावा हम लोग और क्या क्या करते हैं, हमने AGR ड्यूज पे भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें बनाई है, रिलायंस फ्यूचर डील पे बनाया, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, बीट द स्ट्रीट एक्सक्लूसिव एनालिसिस, और साथ ही में हम लोग ने यहाँ पे DHFL पे भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चैनल के थ्रू करते हैं और आप बहुत कुछ यहाँ पे हमारे चैनल के थ्रू जान सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी पर्सनलाइज स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट चाहिए किसी भी आपके फेवरेट स्टॉक के बारे में, तो आप हमें इस पे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं मानता हूँ कि आज तक ऑर्चिड फार्मा पे यूट्यूब पे क्या बल्कि किसी ने भी इतना डिटेल डीप डाइव नहीं किया होगा। तो हम लोग हमेशा शेयर होल्डर्स को एजुकेट करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं ताकि आप लोग को पता पड़ सके। ऑर्चिड फार्मा से बहुत लोग जानना चाहते हैं, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन आज हम लोग ने जितनी भी चीज़ें बताई है सब कुछ सही है, एकदम ऑफिशियल डिस्क्लोजर है, इसमें किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी हमारा ओपिनियन नहीं है। ये सब हमारा रिसर्च है जो हम लोग ने कंपनी के ऑफिशियल डेटा से लिया है और कहीं से भी कुछ नहीं लिया है, कोई न्यूज़ पे बिलीव नहीं किया है, किसी भी नॉर्मल मैनेजमेंट इंटरव्यू जो TV वगैरह पे आता है उस पर कोई हम लोग ने बिलीव नहीं किया है। तो इसी तरह का एकदम डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस किया है ऑर्चिड फार्मा का, जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। चलिए, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे आपके पास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारा वीडियो ऑर्चिड फार्मा के सभी शेयर होल्डर्स के साथ और जो इन कंपनियों में लगाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जेट एयरवेज और DHFL से आप दूर रहें, अपना अपना जो स्टेक है, अपना अपना जो शेयर है वो ज़रूर बेच दें। उसमें भी सेम चीज़ होने वाली, 99% वेल्थ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। हम लोग ने उस पर ब्लॉग भी लिखा है, हमने उस पर वीडियो भी बनाया है। आप DHFL और जेट एयरवेज के लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारा जो ब्लॉग है, जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट है, इसका भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जहाँ पे आप हमारी सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम लोग IPO रिव्यू भी करते हैं, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वगैरह भी बनाते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ यहीं ख़त्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।